नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। और ये सच है कि कुदरत पर किसी का जोर नहीं है, मगर कयामत के मंजर में कुदरत को दिए जख्मों का ज्वार कितना है, ये बड़ा सवाल है। सैलाब के सितम के बाद जोशीमठ में जो रेस्क्यू जंग चल रही है, ऐसी तस्वीर हर आपदा के बाद दिखती है। तपोवन टनल में फंसे जिंदगियों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। जीन जान से हमारी एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं, जो रेस्क्यू टीम है। मगर सवाल है जो कि सबसे बड़ा है, वो ये है कि कुदरत इतनी क्रोधित क्यों है। बार बार आती आपदाओं के कारण क्या है और क्या है निवारण। आखिर कुदरत की दहाड़ से कैसे बचे पहाड़। आज तमाम पहलुओं पर एक्सपर्ट से जानेंगे कोशिश, बात करेंगे। जहां भीषण आपदा आई है उसके पीछे कारण क्या है। हमारे संवाददाता आपको मौके से, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, हालात को भी जानेंगे और अगले आधे घंटे में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चूक कहां हो रही है, कमी कितनी है, क्या बदलना पड़ेगा और कितना बदलना पड़ेगा। और टटोलेंगे कुदरत के इस गुस्से को, इस दहाड़ को, कि आखिर वजह क्या है और क्या हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हमें बार बार कुदरत का ये जख्म हमें मिलता है। रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तपोवन से और कुलदीप नेगी जी मीडिया संवाददाता देहरादून से। सबसे पहले अपडेट लेते हैं, रामानुज की तरफ चलेंगे। रामानुज, रेस्क्यू लगातार जारी है और क्या जानकारी आपके पास? सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि इस समय तपोवन के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले सेना और एनडीआरएफ के जो जवान हैं और अधिकारी, उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन करके टनल के अंदर में ये तय किया है कि कितने मीटर तक अभी तक ऑपरेशन पूरा हो चुका है। टनल में जगह जगह पर बाकायदा लाल रंग से निशान लगा दिया गया, यानी कि अब किसी तरह से उसमें कोई चूक ना हो और ये दूरी तय हो रही है, वो एग्जैक्ट फिगर मिले। पहला अपडेट ये है। दूसरा ये है कि तपोवन में जो दूसरे गांव का संपर्क मार्ग टूटा है और यहां के इंजीनियर और दूसरे अधिकारियों ने बताया है कि फिलहाल 13 फरवरी तक कनेक्टिविटी बहाल कर दी जाएगी। तीसरा अपडेट यह है कि जो सामरिक दृष्टिकोण का है, नीति घाटी का जो पुल टूटा है रेडी गांव का, उस पुल में वैकल्पिक तौर पर व्यवस्था करने के लिए वहां पर इंतजाम किया जा रहा है। ये 3 अपडेट है। और जहां तक बात है कि सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की लगातार पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है और कोशिश ये है कि टनल में जो फंसे लोग हैं उन तक पहुंचा जाए जल्द से जल्द। और यहां यह भी आपको बताना वाजिब होगा कि टनल के बिल्कुल अंदर तक जी मीडिया की टीम भी पहुंची थी और जिस तरह से उसमें मलबा भरा पड़ा है और उसमें चूंकि मलबा काफी पानी के साथ में, तो धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ता है, इसलिए कुछ चैलेंज था। लेकिन अब फिलहाल जो ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है उसमें मलबा आगे नहीं आ रहा है, थोड़ी सी राहत ये भी कही जा सकती है। और उम्मीद है कि 90 मीटर की जो दूरी है उसको तय करने के बाद फिलहाल ऑपरेशन उस दिशा में जाएगा जहां यह माना जा रहा है कि जो लोग फंसे हैं और वो उसी दिशा में हो सकते हैं। जी, लौट रहे हैं आपके पास रामानुज। कुलदीप की तरफ रुख करेंगे, देहरादून से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, ये तो बात हो गई ग्राउंड जीरो की, जो रामानुज हमें जानकारी दे रहे थे। अब बात है सरकार के स्तर की। सरकार भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, तो सरकार के पास क्या रिपोर्ट पहुंच रही है, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन में परिवर्तन किया है? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि घटना जिस दिन घटी उसके बाद से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो उस क्षेत्र में शुरू हो गए थे। लोगों को जो भी राहत पहुंचानी है उसके लिए सभी जो एजेंसीज हैं उन्हें लगाया गया है। यहां तक कि अगर स्पॉट की बात करें तो एसडीआरएफ से लेकर, एनडीआरएफ से लेकर, सेना से लेकर सभी लोग वहां पर मदद के लिए जुटे हैं और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि एक तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे तेजी के साथ कंडक्ट किया जाए और अब दूसरा फेज ये भी है कि जो बचाव कार्य वहां पर चल रहे हैं वो तो साथ ही में चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो इससे प्रभावित हैं उन लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, तो इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश हैं।
अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं, आयुक्त जो गढ़वाल मंडल के हैं उन्हें कैंप करने के लिए वहां कहा है, पुलिस के अधिकारी वहां पर कैंप कर रहे हैं। तो लगातार हालात पर नजर सरकार भी यहाँ से बनाए हुए है और साथ ही में वहां ये दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि लोगों तक जो सामग्री पहुंचानी है, कुछ जो गांव जिनका कि संपर्क टूटा है, जिप लाइन के जरिए उन तक रसद पहुंचाई जाए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कतें न आए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए शासन स्तर से लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से, वो जानकारी ले रहे हैं कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कितना उनका पालन किया जा रहा है। और सबसे प्राथमिकता सरकार की है, जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए उन लोगों को बचाना है जो इस वक्त टनल में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो प्रभावित लोग हैं उन प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचानी है, चाहे वो रसद से लेकर हो या फिर जो उनकी जरूरत के सामान इस वक्त उन्हें चाहिए, दवाएं, तमाम सारे। बिल्कुल, यानी कि जरूरी भी है। और जो जरूरत अभी उन लोगों को महसूस हो रही है जो इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उस जरूरत को सरकार को पूरा करने का लक्ष्य भी है और कर्तव्य भी है। लौट रहे हैं आपके पास, आप दोनों से दोबारा लौटेंगे और संपर्क भी है आपका और जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर और क्या कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में बार बार आती आपदाओं पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने चिंता जाहिर की है। सीएम ने कहा कि चमोली घाटी में आई आपदा के बाद अब इस बात की जरूरत महसूस होने लगी है कि क्या ऐसी आपदाओं से बचने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है ताकि ग्लेशियर और वहां बनी झीलों के लगातार मॉनिटरिंग और मैपिंग में इसका उपयोग हो सके, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम भी डेवलप हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी इस बात पर जोर दे रही हैं। वैज्ञानिक को दिया गया है कि आप इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम, हमारा मैकेनाइज सिस्टम बने कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो वहाँ तालाब हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती रहे, उनकी मैपिंग होती रहे। कोई ऐसा सिस्टम हो कि अर्ली वार्निंग अगर मिल सके, चेतावनी मिल सके, जिससे लोगों को बचाया जा सके। तो इन सारे कार्यों के लिए उनको ये फंड उपलब्ध कराया गया। मैंने मुख्यमंत्री जी को राय दिया, वाडिया इंस्टीट्यूट और जितने इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट हैं उनसे राय लेकर ऐसी व्यवस्था करिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी त्रासदी झेल चुके हैं जिसमें देश भर के लोग यात्री आए थे, कि कोई ना कोई अलार्म सिस्टम होना चाहिए जिसे मैं या आप नहीं बता सकते, इसे एक्सपर्ट बता सकते हैं। तो मैंने कहा इसके बाद तत्काल आप जो भी एक्सपर्ट कमेटी होंगी यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो आपकी जानकारी हो, उसकी बैठक बुलाकर अलार्म व्यवस्था को मजबूत बनवाएं। जी हाँ, तो कोशिश यही है कि जो लगातार साल दर साल, एक सालों के अंतराल में कभी 4 साल, कभी 5 साल जो लगातार आपदाएं हो रही हैं, चाहे वो भूकंप के झटके हों, भूस्खलन हो, बाढ़ हो, और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली हैं। और अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। संतोष राय जी हैं, वैज्ञानिक हैं आप वाडिया इंस्टीट्यूट के। स्वागत आपका संतोष राय जी। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी और विपक्ष भी चिंतित है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन हमें उस प्रिपरेशन के लिए मिले ताकि इस तरह की स्थिति से निपटा जा सके। इसको लेकर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं और इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने जरूरी है? आपकी सर आवाज नहीं आ पाई था, एक बार आप प्रश्न दोहरा देंगे सर? संतोष जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि लगातार साल दर साल एक एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो भूस्खलन की हो, भूकंप की हो, बाढ़ की हो, इस तरह की जो स्थितियां हैं, चाहे कभी ग्लेशियर टूट जाता है, तो हमें ये घटनाएं होने से पहले पता चल जाए। अब इसको लेकर काम करने की जरूरत बहुत महसूस होती है, तो हमें क्या करना होगा? और इसकी जरूरत खुद मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है, इसकी जरूरत हर तबके में महसूस की जा रही है और इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये स्टेप उठा भी लिया है कि एनडीएमए का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली में है, उसने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसको देश भर में लागू करने के लिए 2021 में लागू करने का विचार है जी। और उसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है ग्लेशियर लेक्स के ऊपर लगाए जाएं। और इस प्रकार के, वैसे तो कोई अभी इस प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, जैसे कि
अर्थक्वेक में है या सुनामी वार्निंग सिस्टम देश में लगे हुए हैं, लेकिन ग्लॉस स्टडीज के लिए अभी इस प्रकार का चलन नहीं है देश में। हाउएवर नेपाल हिमालय में ग्लेशियल कंपोनेंट को अध्ययन करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 2 जगहों में लगाया गया है, लेकिन हमारे देश में अब अभी एक नई शुरुआत होगी अगर लगेगी तो। लेकिन इस बात से मैं भी सहमत हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो है अगर व्यवस्था शुरू की जाए तो ये एक बहुत ही टाइमली टेकन स्टेप होगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस पर विचार बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और संतोष जी, चूंकि अब जब इस पर बात चल रही है तो हमें समझना ये भी होगा कि जब कहीं तूफान आता है, जिसका जिक्र आपने भी किया, सुनामी आता है, तो हमें पता चल जाता है, पहले से अलर्ट हो जाते हैं, सरकार भी गाइडलाइन जारी कर देती है। लेकिन पहाड़ की दृष्टिकोण से यदि देखें तो इस तरह की घटनाएं होने के बाद फिर हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है, और फिर हम जो कर सकते हैं, जो रेस्क्यू अभी तक जारी है जैसे कि इस घटना में भी, वही हमारे हाथ में रहता है। तो सवाल ये है कि अभी कितना रिस्क है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और ग्लेशियर्स हैं, हो सकता है कि वो भी इसी स्थिति में हो, तो हम उसको कैसे स्टडीज कर रहे हैं ताकि हम इसको समझ सकें कि वस्तु स्थिति क्या है। एक्चुअली उत्तराखंड के ग्लेशियरों का जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनका एक इन्वेंटरी जो है वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने बनाया था, और बना करके उसको प्रस्तुत भी किया है। तो उसमें से जो सबसे वल्नरेबल है उनको सेलेक्ट कर करके कम से कम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 8-10 वल्नरेबल जगहों पर ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जा सकते हैं, जिसका जो है परिणाम और उसका रिस्पांस जो है अगर अच्छा आता है तो इसका और भी रेप्लिकेट और विस्तार किया जाना चाहिए। जी, अब तो संतोष जी, सवाल ये है कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम तो हम लगा देंगे और कोशिश यही करेंगे कि हमें समय रहते सारी जानकारी मिल सके, लेकिन कुदरत क्या हमें कुछ ऐसा भी दिखाना या जताना चाहती है जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं? क्या डेवलपमेंट जो कि जरूरी भी है और उससे हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन क्या उसके बेसिस पे हम इतनी बड़ी जनहानि और इतना बड़ा नुकसान तो नहीं कर सकते हैं? तो कुदरत के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, या कुदरत को हम वो दे नहीं पा रहे हैं जिसकी कुदरत महसूस जरूरत करता है? देखिए, ये बात सही है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ दोनों जरूरी हैं, क्योंकि पहाड़ के लोगों को भी फैसिलिटीज और उनको सहूलियत जो है वो चाहिए, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग ही इसको भोगें और उधर के लोग, पहाड़ों के लोग जो है इसका कोई इनको लाभ ना मिले, जबकि इन्हीं के एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक या सारा चीज बनता है, लेकिन इसका उपभोग ये लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी चीज एक डिस्पैरिटी प्रोड्यूस करती है, और इसके लिए हम लोगों को दोनों को साथ में लेके चलना होगा। और उसको करने के लिए एक जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे सोशल कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी में कुछ फंड जो है एलोकेट कर देते हैं कि सोसाइटी और रिहेबिलिटेशन पर खर्च करते हैं, वैसे ही एक मैंडेटरी कंपोनेंट कर दिया जाए कि रिसर्च और मॉनिटरिंग का एक फंड जो है सेट असाइड होना चाहिए, जिसको बिना मेंशन किए हुए वो प्रोजेक्ट आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम मॉनिटरिंग स्टेशंस, वेदर स्टेशंस और अपने वॉच एंड वार्ड को वहां इंस्टॉल करके उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी स्थिति क्या है संतोष जी? क्योंकि अभी भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले सारी स्टडीज तो होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसमें डीप स्टडी हमें तक मिल सके? ये होती हैं, स्टडीज तो होती हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट बन रहा होगा या उसका क्रियान्वयन हो रहा होता है तो वो उसके बाद कोई रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होती है। जैसे 2020 तक कुछ नहीं हुआ और प्रोजेक्ट बन के तैयार भी हो गया, लेकिन 20 से सितंबर अक्टूबर से अभी तक कोई वॉच एंड वार्ड जो है और वेदर स्टेशन या वाटर लेवल सेंसर या सैटेलाइट डेटा का ऑब्जर्वेशन उस पर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि हम लोग जो वाडिया संस्थान में ग्लेशियर्स का अध्ययन करते हैं वो लिमिटेड रहता है। वी कैन नॉट कवर ऑल द 1500 ग्लेशियर्स ऑफ उत्तराखंड ना, तो उसके लिए एक मैंडेटरी है कि उतना हमको फंड मुहैया कराएं, हम वहां अपने इक्विपमेंट लगा करके और उसका रियल टाइम जो वीसैट से कनेक्शन वाडिया इंस्टीट्यूट के स्क्रीन पर आता रहे, तो हम लोग समय से रहते उसका जो है निदान कर सकेंगे। ऑलराइट, मैं आपके पास आता हूं संतोष जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। रामानुज की तरफ रुख करेंगे। रामानुज, जैसा कि आप बता रहे हैं
कि टनल में लगातार रेस्क्यू तो जारी है, लेकिन अभी 34 लोगों के शव मिल चुके हैं और 170 लोग अब भी लापता हैं। तो 170 में से लगभग 35-40 लोग, जितनी भी संख्या होगी इस टनल में होगी, लेकिन बाकी बचे हुए लोगों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर में बाकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कैसे चल रहा है। और चाहे आप देखेंगे कि रैणी गांव से लेकर के श्रीनगर तक अलग अलग जो उत्तराखंड की एसडीआरएफ की टीम है या एनडीआरएफ की टीम है, ये अलग अलग स्पॉट्स पे सर्च ऑपरेशन चला रही है। और यही वजह है कि दुर्भाग्य कहें कि कई स्थानों पर डेड बॉडी मिली है, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जहां भी ऑपरेशन है नदियों के किनारे वहां चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही कि अगर कहीं भी किसी तरह से कोई लोग मिल जाएं तो भी उनको कुशल वापस लाया जाए या उनके ट्रीटमेंट कराया जाए। इस तरह से फिलहाल सरकार की तरफ से कोशिश है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो फोकस इस समय है वो तपोवन के उस टनल का है जहां पर 34 से 35 लोगों के फंसे होने की बात कही गई है। और जिस तरह से ऑपरेशन फिलहाल ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, यकीनन ये उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक टनल में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जहां से जो 90 डिग्री का टनल का घुमाव है वहां से ऑपरेशन आगे शुरू होगा। इसके बाद फिलहाल टनल की तस्वीर साफ होगी। ठीक, लौट रहा हूं आपके पास। संतोष राय जी, एक सवाल आपसे, जो आपने जिक्र किया कि एक फंड एलोकेटेड होना चाहिए, तो क्या अभी उस स्थिति में सरकार के द्वारा वो मदद नहीं मिल पा रही है जिसके जरिए हम ये महसूस कर सकें, हम ये जान सकें, अर्ली अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने हो उसको लेकर? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सरकार एकदम फंड नहीं दे रही है। हम लोग जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एलोकेट कर रही है उस पर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट या जो प्राइवेट एजेंसीज जो नए जो प्रोजेक्ट बना रही हैं, वो प्रोजेक्ट जैसे ऋषि गंगा में था, हम दोकरियानी, चोराबारी और दूनागिरी, ये काफनी और पिंडारी जैसे ग्लेशियर्स पर काम करते हैं, वहां हम अपने इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। लेकिन ऋषि गंगा या धौली गंगा या विष्णु गंगा जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं उस पर अगर बना रहे हैं तो इनके लिए स्पेशलाइज्ड जो है अलग से इंस्ट्रूमेंट खरीद करके वहां लगाना जरूरी कर दे। अगर मैंडेटरी कर दे, मे भी 1 करोड़ रुपए, जैसे 60-70 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसमें 1-2 करोड़ रुपया साइंस में देने में क्या हर्ज है, उसको भी उसी पर लेवी कर दे गवर्नमेंट। वैलिड पॉइंट है आपका, बहुत शुक्रिया आपका संतोष राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुलदीप, आपका भी शुक्रिया, साथ ही रामानुज आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने ये समझा है कि वाकई में जो स्थितियां अब हमारे सामने आ रही हैं और पिछले कुछ सालों में जो लगातार पहाड़ में तमाम त्रासदी सामने आई है, अब जरूरत है कि हमें पहले से इस बात की जानकारी हो, ये एहसास हो कि स्थिति खतरनाक हो जाए ताकि नुकसान कम से कम हो और उसको हम सुधार सके। छोटा सा ब्रेक।